अगर आपकी नई टीचर इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल निकले तो, और वो धीरे धीरे पूरी क्लास को अपना शिकार बना रही हो। आज की कहानी आपको अंत तक डराएगी। शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था शांत सा कस्बा शिवपुर। बाहर से देखने पर यह जगह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन यहाँ के लोग एक पुरानी बात से हमेशा डरते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले इस इलाके में एक चुड़ैल रहती थी, जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और फिर वे कभी वापस नहीं आते थे। समय के साथ ये कहानी बस डराने वाली दंत कथा बनकर रह गई और नई पीढ़ी ने इसे केवल बूढ़ों की कल्पना मान लिया। इसी कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ता था 10वीं का छात्र रोहित। पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा जिज्ञासु और साहसी स्वभाव का लड़का। उसे रहस्यमयी बातें बहुत पसंद थी। स्कूल में उसका और उसके दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था, जो अक्सर पुराने किस्सों की सच्चाई खोजने की बातें किया करता था। एक दिन स्कूल में खबर फैली कि उनकी अंग्रेजी की पुरानी टीचर का तबादला हो गया है और उनकी जगह नई टीचर आने वाली हैं। अगले दिन सुबह असेंबली के बाद जब नई टीचर कक्षा में आई तो पूरी क्लास कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनका नाम था सुहानी मैम। उनकी आवाज बेहद मधुर थी, चेहरा शांत और मुस्कान अजीब तरह से आकर्षक। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रोहित को थोड़ी बेचैनी हुई। सुहानी मैम बहुत जल्दी सभी बच्चों की पसंदीदा बन गईं। वे पढ़ाते समय कहानी सुनाने का तरीका अपनाती, जिससे पढ़ाई रोचक लगती। धीरे धीरे वे हर छात्र की कमजोरी और आदतों को समझने लगीं। लेकिन खास बात यह थी कि उनकी नज़र अक्सर रोहित पर टिक जाती। कुछ दिनों बाद उन्होंने रोहित को क्लास के बाद रोक लिया। मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत समझदार हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें अलग से गाइड कर सकती हूँ ताकि तुम बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सको। रोहित खुश हो गया। घर जाकर उसने अपने माता पिता को बताया और उन्होंने भी इसे अच्छा अवसर समझा। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद रोहित स्टाफ रूम के पास इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सुहानी मैम आई और बोली कि वे स्कूल के पीछे वाले पुराने स्टाफ क्वार्टर में रहती हैं, वहीं पढ़ाई कराएंगी क्योंकि वहां शांति रहती है। स्कूल के पीछे का हिस्सा सुनसान था, टूटे हुए क्वार्टर, उगी हुई झाड़ियां और सन्नाटा। रोहित को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका वहम है। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर अंदर अजीब सी ठंडक थी। सुहानी मैम ने पढ़ाना शुरू किया, पर बीच बीच में उनकी बातें अजीब हो जातीं। वे जंगल, रात और खो जाने की कहानियां सुनाने लगतीं। कभी कभी उनकी हंसी अचानक बहुत भारी और डरावनी लगने लगती। जब पढ़ाई खत्म हुई और रोहित बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात रोहित को भयानक सपना आया। उसने देखा कि सुहानी मैम एक सुनसान जंगल में खड़ी हैं और उसे बुला रही हैं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके पैर उल्टे दिशा में मुड़े हुए थे। अचानक वे हवा में उड़ने लगीं और रोहित चीखकर उठ बैठा। अगले दिन स्कूल में उसने अपने दोस्तों को सपना बताया। तभी एक बुजुर्ग चपरासी रामलाल काका उनकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने रोहित को अलग ले जाकर बताया कि वर्षों पहले इसी इलाके में एक औरत रहती थी जो बच्चों को बहका कर ले जाती थी। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल बन गई थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। रोहित के मन में डर बैठ गया, लेकिन उसने सोचा ये सब संयोग होगा। उस शाम फिर ट्यूशन के लिए बुलावा आया। रोहित ने जाने का मन नहीं बनाया, पर मैम ने खुद फोन करके कहा कि आज बहुत ज़रूरी पाठ पढ़ाना है। जब वो वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे आसपास का माहौल पहले से ज़्यादा डरावना है। हवा ठंडी थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अंदर कमरे में सुहानी मैम आज कुछ अलग लग रही थी। उनकी मुस्कान बनावटी थी और आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक रोहित ने देखा कि मैम की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। उनकी आवाज़ बदल गई। वे बोली, तुम बहुत खास हो रोहित, तुम्हारी ऊर्जा बहुत मजबूत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रोहित डर गया। उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब सुहानी मैम का रूप बदलने लगा। उनके बाल बिखर गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया और उनके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। रोहित समझ गया कि उसके सामने इंसान नहीं, वही पुरानी चुड़ैल खड़ी है। वो चीख पड़ा और पूरी ताकत से खिड़की की ओर दौड़ा। तभी अचानक बाहर से रामलाल काका की आवाज आई। वे उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पहले से शक था। दरवाजा खुलते ही जैसे सब कुछ सामान्य हो गया। कमरा खाली था, न कोई मैम न कोई सामान, बस टूटी दीवारें और धूल।
रोहित और रामलाल काका तुरंत वहां से भागे। अगले दिन पता चला कि स्कूल के रिकॉर्ड में कभी कोई सुहानी मैम नाम की टीचर नियुक्त ही नहीं हुई थी। उस घटना के बाद रोहित कई दिनों तक डरा रहा। स्कूल के पीछे वाला हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद नए सत्र के पहले दिन स्कूल में एक नई टीचर आई। जब वे क्लास में दाखिल हुई तो रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी और उनकी आंखें भी। उन्होंने पूरी क्लास को देखकर कहा, मैं आपकी नई टीचर हूं, आशा है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। रोहित समझ गया कि वो डर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद चुड़ैल अब भी किसी नए शिकार की तलाश में थी। सुबह की पहली घंटी बजते ही स्कूल का प्रांगण बच्चों की आवाजों से भर गया, लेकिन रोहित के मन में अजीब सी घबराहट थी। पिछली घटना को कई हफ्ते बीत चुके थे, फिर भी वो उस रात को भूल नहीं पा रहा था जब उसने सुहानी नाम को अपने असली रूप में देखा था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो सब भ्रम था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर अब भी जिंदा था। नए सत्र के पहले दिन आई नई टीचर का नाम था निधि मैम। बाकी बच्चों के लिए वो एक सामान्य शिक्षिका थीं, लेकिन रोहित को उनकी मुस्कान और आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। वही ठंडी चमक, वही अजीब शांति जो सुहानी मैम में थी। रोहित ने खुद को समझाया कि वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए। निधि मैम पढ़ाने में बहुत अच्छी थीं। वे छात्रों की मदद करतीं, उन्हें प्रोत्साहित करतीं और धीरे धीरे पूरी क्लास उनकी फैन हो गई। लेकिन रोहित ने एक अजीब बात नोटिस की। जो भी छात्र उनके ज्यादा करीब जाता, वो कुछ दिनों बाद अचानक स्कूल आना बंद कर देता। पहले सबने सोचा कि यह संयोग है, लेकिन जब 1 महीने में 3 छात्र गायब हो गए तो बात फैलने लगी। स्कूल प्रशासन ने इसे सामान्य कारणों से जोड़ दिया। किसी का परिवार दूसरे शहर चला गया, कोई बीमार पड़ गया। मगर रोहित को यह सब सामान्य नहीं लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त अमन से पूछा कि क्या उसने भी कुछ अजीब नोटिस किया है। अमन ने पहले हंसी में बात टाल दी, पर बाद में बोला कि निधि मैम अक्सर कुछ बच्चों को स्कूल के बाद रोक लेती हैं और वही बच्चे बाद में स्कूल छोड़ देते हैं। रोहित के दिमाग में घंटी बजी। उसे अपने साथ हुआ सब याद आ गया। क्या वही चुड़ैल अब नए रूप में वापस आ चुकी थी? उसने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। उसी शाम वो स्कूल के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां पहले पुराने स्टाफ क्वार्टर थे। अब वहां ताला लगा दिया गया था, पर जगह अब भी डरावनी थी। टूटे हुए कमरे, झाड़ियां और हवा की सीटी जैसी आवाजें। वो दीवार के सहारे अंदर घुस गया। अंदर सब कुछ वीरान था, लेकिन एक कमरे में उसे ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे हाल ही में कोई वहां आया हो। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर छिप गया। कुछ ही पल में उसने देखा कि निधि मैम उसी कमरे में आई, लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उनके साथ स्कूल का एक छात्र भी था, जो जैसे सम्मोहित होकर उनके पीछे चल रहा था। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। निधि मैम ने उस लड़के को कमरे के बीच खड़ा किया और धीरे धीरे उनकी आवाज बदलने लगी। उनका चेहरा भी बदल रहा था। आंखें लाल हो रही थीं, बाल हवा में उड़ने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे असली रूप में बदलने लगा। वो वही चुड़ैल थी। रोहित डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने देखा कि लड़का जैसे बेहोशी में खड़ा था। चुड़ैल उसके पास गई और बोली कि उसे उसकी जीवन शक्ति चाहिए। तभी रोहित से गलती हो गई। उसके पैर के नीचे पड़ा पत्थर खिसक गया और आवाज हो गई। चुड़ैल तुरंत मुड़ी। उसकी लाल आंखें सीधे रोहित पर टिक गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और रोहित को लगा कि उसका शरीर जम गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा कि वो फिर से लौट आया है। अचानक लड़का जमीन पर गिर पड़ा और चुड़ैल हवा में तैरते हुए रोहित की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रोहित की आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन तभी बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। रामलाल काका अंदर घुस आए। चुड़ैल ने गुस्से से चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामलाल काका ने रोहित को संभाला और तुरंत वहां से बाहर ले गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से शक था कि वो बुरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। रोहित ने पूछा कि अब क्या होगा। रामलाल काका ने कहा कि ये आत्मा किसी कारण से इस जगह से बंधी हुई है और जब तक उसका राज नहीं खुलता वो लौटती रहेगी। अगले कुछ दिनों तक स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चौकीदार को गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती। क्लासरूम के दरवाजे खुद खुल जाते।
कई छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें रात में कोई बुलाता है। रोहित ने तय किया कि अब वो डर कर नहीं बैठेगा। उसने अमन और 2 अन्य दोस्तों को सब सच बताया। पहले तो वे विश्वास नहीं कर पाए, पर जब उन्होंने खुद अजीब चीजें देखीं तो वे भी तैयार हो गए। चारों ने मिलकर तय किया कि वे पता लगाएंगे कि ये चुड़ैल आखिर है कौन। रामलाल काका ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले स्कूल बनने से पहले यहाँ एक औरत रहती थी जो जंगल में अकेली रहती थी। गांव वाले उसे जादूगरनी समझते थे। एक दिन कुछ बच्चे गायब हो गए और शक उस पर गया। गुस्से में लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। रोहित समझ गया कि वही आत्मा अब भी भटक रही है। उन्होंने तय किया कि उन्हें उस औरत की असली पहचान और उसकी मौत की जगह ढूंढनी होगी। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन रामलाल काका के बताए निशानों की मदद से वे एक पुरानी जली हुई झोपड़ी तक पहुंच गए। अंदर जमीन पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने किसी को बांध कर जलाया हो। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और हवा में वही डरावनी हंसी गूंज उठी। चुड़ैल लौट आई थी और इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही थी। रोहित और उसके दोस्त समझ गए कि अब भागना आसान नहीं होगा। जंगल के बीचों बीच रात की गहराई में वे उस बुरी शक्ति के सामने खड़े थे और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असल डर तो अब शुरू हुआ था। जंगल के बीच खड़े रोहित और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं और उस जली हुई झोपड़ी के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही थी। रोहित ने महसूस किया कि जमीन भी हल्की हल्की कांप रही है। अचानक सामने धुएं का एक गुबार उठा और उसी में से वो डरावना चेहरा उभरा। चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी हंसी सुनकर अमन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रोहित ने दोस्तों से धीरे से कहा कि भागने की कोशिश मत करना, वरना वो हमें एक एक करके पकड़ लेगी। लेकिन डर के कारण सबकी हालत खराब थी। चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा कि वे उसकी जगह पर क्यों आए हैं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे, जैसे वो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि भीतर से टूट चुकी आत्मा हो। रोहित ने हिम्मत करके पूछा कि वो बच्चों को क्यों मारती है। उसके सवाल पर चुड़ैल की आंखों में अचानक आग और तेज हो गई। उसने चीखते हुए कहा कि इंसानों ने उसके बच्चों को छीन लिया था, उसे जिंदा जलाया था और अब वो इंसानों के बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि उनका दर्द वे भी महसूस करें। रोहित के मन में अचानक दया और डर दोनों आ गए। उसे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक राक्षसी आत्मा की नहीं बल्कि बदले की आग में जलती एक औरत की है। तभी अचानक अमन का पैर पीछे हटते समय किसी सूखी टहनी पर पड़ गया और वो गिर पड़ा। चुड़ैल की नजर तुरंत उस पर पड़ी। वो हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने तुरंत अमन का हाथ पकड़कर खींचा और सब भागने लगे। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था और रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से चुड़ैल की तेज हंसी गूंज रही थी, जैसे वो उनके डर का आनंद ले रही हो। भागते भागते वे एक गहरी खाई के पास पहुंच गए। आगे जाने का रास्ता बंद था। पीछे से चुड़ैल करीब आ रही थी। सबको लगा अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक रामलाल काका की आवाज सुनाई दी। वे मशाल लेकर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने जोर से मंत्र जैसा कुछ बोला और मशाल जमीन पर फेंक दी। अचानक आग की लपटें उठीं और चुड़ैल कुछ पल के लिए पीछे हट गई। काका ने सबको जल्दी से पीछे आने को कहा और वे सब भागते हुए जंगल से बाहर निकल आए। चुड़ैल की चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं, लेकिन वो जंगल की सीमा पार नहीं कर सकी। गांव लौटकर सबकी हालत खराब थी। उस रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। रोहित के दिमाग में बार बार चुड़ैल की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में उसके साथ गलत हुआ था? अगले दिन रामलाल काका ने रोहित को अपने घर बुलाया। उन्होंने पुराने कागज और एक डायरी दिखाई जो उन्हें सालों पहले जंगल के पास मिली थी। वो डायरी उसी औरत की थी। डायरी में लिखा था कि उसका नाम गौरी था। वो जंगल में जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ लोग उसे जादूगरनी समझने लगे। जब गांव के 2 बच्चे अचानक बीमार होकर मर गए तो लोगों ने दोष गौरी पर डाल दिया। गुस्साई भीड़ ने उसकी झोपड़ी जला दी और उसे भी आग में धकेल दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। रोहित को समझ आ गया कि सच और अफवाह के बीच फर्क कितना खतरनाक हो सकता है।
लेकिन अब समस्या ये थी कि उसकी आत्मा को कैसे रोका जाए। अगर उसे शांति न मिली तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचाती रहेगी। उसी शाम स्कूल में फिर अजीब घटना हुई। एक छात्र अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और बार बार कहने लगा कि कोई उसे बुला रहा है। निधि मैम उस दिन स्कूल नहीं आई थी। रोहित समझ गया कि चुड़ैल अब स्कूल के अंदर भी अपनी शक्ति बढ़ा रही है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि उन्हें डायरी में लिखे उस सच को सबके सामने लाना होगा ताकि उस आत्मा को न्याय मिल सके। रात को वे फिर जंगल की ओर गए, लेकिन इस बार डर कम था और उद्देश्य साफ था। वे गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचे और वहां दीपक जलाया। रोहित ने जोर से कहा कि उन्हें सच पता है और वे उसके लिए प्रार्थना करने आए हैं। कुछ पल के लिए सब शांत रहा, फिर धीरे धीरे हवा चलने लगी और वही धुआं उठने लगा। गौरी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जितना भयानक नहीं था। उसने दुखी आवाज में पूछा कि क्या सच में कोई उसकी कहानी समझता है। रोहित ने कहा कि वे गांव वालों को सच्चाई बताएंगे और उसकी याद में वहां एक स्मारक बनवाएंगे ताकि लोग समझ सकें कि वो निर्दोष थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू चमके, लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा फिर बदल गया। उसने चीखते हुए कहा कि उसका दर्द इतना गहरा है कि वो बदला लिए बिना नहीं जा सकती। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ झुकने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। रोहित और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। चुड़ैल की शक्ति अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और अब अगली रात शायद उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और असली फैसला अभी बाकी था। जंगल में उस रात जो हुआ उसने रोहित और उसके दोस्तों की हिम्मत को भीतर तक हिला दिया था। गौरी की आत्मा कुछ पल के लिए शांत होती दिखी थी, लेकिन अचानक उसका रूप फिर भयावह हो गया, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हों, एक जो शांति चाहती थी और दूसरी जो बदले की आग में जल रही थी। जब जमीन कांपने लगी और पेड़ झुकने लगे तो रोहित ने महसूस किया कि अगर वे तुरंत वहां से नहीं निकले तो कुछ भयानक हो सकता है। उसने अमन और बाकी दोस्तों का हाथ पकड़ा और सब तेजी से जंगल से बाहर भागे। पीछे से गौरी की चीखें सुनाई देती रहीं, जिनमें दर्द भी था और गुस्सा भी। गांव लौटते समय सब खामोश थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। अगले दिन स्कूल का माहौल अजीब था। कई छात्र डरे हुए लग रहे थे। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें रात में किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा कि खिड़की के बाहर किसी साए को घूमते देखा। निधि मैम फिर स्कूल नहीं आई। रोहित समझ गया कि गौरी की आत्मा अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही, वो धीरे धीरे पूरे इलाके पर अपना असर फैला रही थी। रामलाल काका ने रोहित को बुलाकर कहा कि अब सिर्फ सच्चाई बताने से काम नहीं चलेगा, उस आत्मा को शांति देने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बहुत पुराने समय में जब किसी आत्मा को अन्याय के कारण शांति नहीं मिलती थी तो गांव वाले मिलकर उसके नाम से प्रायश्चित करते थे। जहां अन्याय हुआ हो वहां पूजा और प्रार्थना करके आत्मा से माफी मांगी जाती थी। रोहित को ये बात सही लगी, लेकिन समस्या ये थी कि गांव वाले उस घटना को भूल चुके थे या भूलना चाहते थे। कई लोग आज भी मानते थे कि गौरी ही दोषी थी। उस शाम रोहित और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात करने की ठानी। वे घर घर जाकर लोगों को समझाने लगे कि सच क्या था। कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने डांट कर भगा दिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों ने माना कि उनके दादा दादी भी कहते थे कि उस औरत के साथ गलत हुआ था। 2 दिन की कोशिश के बाद आखिर गांव के कुछ लोग तैयार हो गए कि जंगल में जाकर पूजा की जाए। लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। स्कूल के चौकीदार ने रात को फोन करके बताया कि स्कूल के अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। रोहित और रामलाल काका तुरंत वहां पहुंचे। स्कूल के गलियारे अंधेरे में डूबे थे। अचानक एक क्लासरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, मुझे न्याय चाहिए। अचानक कुर्सियां हिलने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और कमरे के बीचों बीच धुएं का गुबार बन गया। गौरी की आत्मा सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके आसपास काली छाया घूम रही थी। उसने गुस्से में कहा
कि इंसान सिर्फ अपने डर के कारण सच स्वीकारते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे की सारी लाइटें फट गईं, अंधेरा छा गया। रोहित को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और रामलाल काका को आवाज दी। काका ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक तेज रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा कि अगली अमावस्या की रात सब खत्म हो जाएगा। अब सब समझ गए कि उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। गांव में डर फैल गया। लोग बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। रात होते ही सन्नाटा छा जाता। रोहित के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर इस बार भी वे कुछ ना कर पाए तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगले दिन गांव के मंदिर में बैठक हुई। बुजुर्गों ने तय किया कि अमावस्या की रात पूरे गांव के लोग जंगल में जाकर गौरी की आत्मा से माफी मांगेंगे। लेकिन रोहित को अंदर से लग रहा था कि सिर्फ पूजा से बात नहीं बनेगी। उसे महसूस हो रहा था कि आत्मा किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रही है। अमावस्या से एक रात पहले रोहित को फिर वही सपना आया। उसने देखा कि स्कूल आग की लपटों में घिरा हुआ है और बच्चे अंदर फंसे हैं। बाहर वही चुड़ैल खड़ी फंस रही है। रोहित डर कर उठ बैठा। उसे समझ आ गया कि अगला निशाना स्कूल ही है। अगले दिन उसने रामलाल काका को सपना बताया। काका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि गौरी को उसी तरह जलाया गया था, इसलिए शायद वो वही दर्द लौटाना चाहती है। अब साफ था, अगर उन्हें बच्चों को बचाना है तो अमावस्या की रात स्कूल और जंगल दोनों जगह सावधानी रखनी होगी। उस रात सब तैयारियां करने लगे। गांव वाले पूजा की तैयारी कर रहे थे और रोहित अपने दोस्तों के साथ स्कूल पर नजर रखने की योजना बना रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उनके जीवन की सबसे भयानक परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि गौरी की आत्मा अब अपना अंतिम कदम उठाने वाली थी और इस बार शायद बच निकलना आसान नहीं होगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और असली अंत अभी बाकी था। अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर चांद नहीं था और काले बादल जैसे पूरे इलाके को ढक चुके थे। हवा भी आज कुछ अलग लग रही थी, जैसे वो भी आने वाले खतरे को महसूस कर रही हो। गांव के लोग जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि गौरी की आत्मा से सामूहिक रूप से माफी मांगी जा सके। दूसरी ओर रोहित, अमन और उनके दोस्त स्कूल के पास छिपकर निगरानी कर रहे थे, क्योंकि रोहित को यकीन था कि असली हमला यहीं होने वाला है। रात लगभग 10 बजे अचानक स्कूल के अंदर की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं, जबकि स्कूल बंद था। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे धीरे धीरे अंदर घुस गए। गलियारे में अजीब ठंडक थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हवा में जलने की गंध थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन घबरा गया, लेकिन रोहित ने उसे शांत रहने को कहा। तभी सामने के हॉल में धुआं फैलने लगा। धुएं के बीच वही डरावनी आकृति उभर आई। गौरी की आत्मा अब पहले से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसके आसपास काली छायाएं घूम रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा कि आज इंसानों को वही दर्द महसूस होगा जो उसने सहा था। अचानक स्कूल की एक कक्षा में आग की लपटें उठने लगीं। लकड़ी की बेंचें जलने लगीं। रोहित का दिल बैठ गया। उसका सपना सच हो रहा था। उसी समय दूर जंगल की दिशा से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। गांव वाले पूजा शुरू कर चुके थे। गौरी की आत्मा एक पल के लिए तड़पी, जैसे दो शक्तियां उसके अंदर टकरा रही हों, लेकिन उसका गुस्सा अब भी ज्यादा ताकतवर था। रोहित ने अचानक साहस जुटाकर जोर से कहा कि वो निर्दोष थी और गांव वाले उसकी गलती मान चुके हैं। आज वे सब उससे माफी मांग रहे हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं। आत्मा का चेहरा बदलने लगा। उसमें दर्द और थकान दिखाई देने लगी। तभी रामलाल काका और कुछ गांव वाले भी स्कूल पहुंच गए। वे सीधे अंदर आए और गौरी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काका ने कहा कि उस समय के लोगों ने गलती की थी, लेकिन आज की पीढ़ी उस अन्याय को स्वीकार करती है और उससे क्षमा मांगती है। गांव के बुजुर्ग भी रोने लगे। उन्होंने वचन दिया कि जंगल में गौरी की याद में स्मारक बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसी सजा ना पाए। धीरे धीरे गौरी की आंखों की आग बुझने लगी। उसका डरावना रूप कम होने लगा।
अब उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे सिर्फ सच की पहचान चाहिए थी। अचानक आग की लपटें अपने आप बुझ गईं, हवा शांत हो गई, स्कूल का माहौल सामान्य होने लगा। गौरी की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसने रोहित की ओर देखा, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। स्कूल में फैली ठंडक खत्म हो गई। सबने राहत की सांस ली। कई लोग रो रहे थे क्योंकि वर्षों पुराना डर आखिर खत्म हो चुका था। अगले दिनों में जंगल के पास गौरी की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। गांव वालों ने तय किया कि अब किसी भी अफवाह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। स्कूल फिर से सामान्य हो गया। बच्चे हंसते खेलते दिखने लगे। अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रोहित और उसके दोस्त अब इस घटना को याद करते तो यकीन ही नहीं होता कि वे इतने बड़े खतरे से बचकर निकल आए। लेकिन एक रात जब रोहित अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो डरते हुए उठा और खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक धीमी शांत फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद। रोहित मुस्कुराया। अब वो समझ चुका था कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कभी कभी दर्द इंसान को भटका देता है, और शायद आखिरकार गौरी को शांति मिल चुकी थी। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस रात के बाद रोहित हमेशा एक बात याद रखता था कि डर के पीछे कभी कभी एक अधूरी कहानी छिपी होती है, जिसे समझना जरूरी होता है। और इसी सीख के साथ उस भयानक अध्याय का अंत हुआ।